सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। कहाँ से? न्यू रिवेन्यू सिस्टम से। अब कि और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास था नहीं पिछले वाले डेज में। कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है बोला गया है, पेन ले लो मैं सेलेक्ट कर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रिटिश रूल हमारा एक्सपेंड हुआ ना, बंगाल से अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, एक नया सिस्टम ऑफ रेवेन्यू लाया गया था। अब वो नया सिस्टम ऑफ रेवेन्यू क्या था? इस नए सिस्टम ऑफ रेवेन्यू को हम कहते थे परमानेंट सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब बंगाल को छोड़ के ना और किसी रीजन में ना रेयरली एक्सटेंडेड था, मतलब जरूरी नहीं था कि वहां पे एक्सटेंडेड था। मेनली ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे फोकस था? ये बंगाल में फोकस था। तो ऐसा था क्यों? कि एक रीजन तो ऐसा था कि 1810 के बाद जब एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ने लगे, तो वैल्यू जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस था, मतलब खेती की जो प्रोड्यूस थी, उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होने लगी। और इसकी वजह से क्या हो गया कि इनकम थी किसकी? बंगाल के जमींदार की, वो क्या होगी? बहुत बढ़ने लगी। तो रिवेन्यू डिमांड जो था वो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था? फिक्स था। कि फिक्स था कि उसको इतना देना पड़ेगा, किसको? फार्मर को। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था? फिक्स था कि हमें इतना ही देना है। लेकिन अब उसके क्या हुआ? 1810 के बाद उसकी कमाई इंक्रीज होने लगी। अब यहाँ अंग्रेजों के बाद कहाँ पर थी? अब जो कॉलोनियल स्टेट था, यानी ब्रिटिशर्स की बात करें, जो कॉलोनियल स्टेट था ब्रिटिशर्स, अब could not claim any share of this enhanced income। ठीक है, अब फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, तो उस बढ़ी हुई इनकम में से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था, फिक्स रिवेन्यू उनको मिल रहा था। तो अब वो चाहते थे कि अपना वो रिवेन्यू सिस्टम एक्सपेंड कर दिया जाए। फाइनेंशियल सोल्यूशन, मतलब अब चाहते थे कि और पैसा लेके जाए। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनको सोचना पड़ा कि कई ऐसे तरीके सोचे, ऐसा तरीका सोचते हैं हम कि हम ना अपना जो लैंड रेवेन्यू है उसको हम मैक्सिमम कर सकें, क्योंकि उनको तो और पैसे के भूखे थे, पैसे चाहिए थे। तो जो टेरिटरीज उन्होंने एनेक्स की थी ना, जो 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या किया? कुछ टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए। अब वो टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट क्या थे उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं क्या? कुछ और कारण भी थे। क्या कारण थे? जब ये ऑफिशियल्स डिवाइस पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज जब ये ऑफिशियल्स बनाते थे ना, तो क्या करते थे? तो उनकी जो थिंकिंग थी डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिक थ्योरीज। वो अपनी थिंकिंग कैसे रखते थे? जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी ना, उनके अकॉर्डिंग वो सोचते थे। वो जानते थे, फेमिलियर थे। किस फेमिलियर से? जो इकोनॉमिक थ्योरीज उन्होंने पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी डिवाइस करते थे। जब 1820 आया, 1820 में जो इकोनॉमिस्ट थे, कौन? डेविड रिकार्डो। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, डेविड रिकार्डो क्या थे? एक सेलिब्रेटेड फिगर थे इंग्लैंड में। कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैड लर्नड, उन्होंने क्या देखा था कि जो रिकार्ड के जो आइडियाज थे ना, उन्होंने अपने कॉलेज ईयर्स में उससे सीखे थे। कॉलोनियल ऑफिशियल हैड लर्न रिकार्ड के जो एक ये था ना, डेविड रिकार्डो, उन्होंने अपनी थ्योरी में, जो इकोनॉमिक थ्योरी में जो लिखा गया था, कॉलोनियल ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलेज हाल में पढ़ा था। महाराष्ट्र ने जब ब्रिटिश ने अपने कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए, ठीक है, सेटलमेंट के कुछ लॉ फॉलो किए 1820 में, ठीक है, तो उन्होंने इसी से डेविड रिकार्डो के आइडियाज ही इम्प्लीमेंट किए थे उन्होंने कुछ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई नाम, देख लो आप। ये नाम क्या है आपका? ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेविड रिकार्डो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन आइडिया, a landowner should have a claim only to the average rent that prevailed at a given time। वो कहते कि जो लैंड होल्डर ओनर होता है ना, यानी जो जमीन जिसकी थी, वो सिर्फ एक एवरेज रेंट ही क्लेम कर सकता था, यानी फिक्स रेंट की बात कर रहे हैं आप। When the land yielded more than this average rent, the landowner had a surplus than the state need that the state needed to tax. If the tax was not levied, cultivators were likely to turn into rentiers, and their surplus income was unlikely to be productively invested in the improvement of the land. Many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo's theory। अब क्या हुआ यहाँ पे वही बात करें कि अगर लैंड ओनर के पास एक सरप्लस आ जाता है, ठीक है, तो स्टेट को क्या चाहिए? टैक्स डालना चाहिए। अगर वो टैक्स नहीं डाल रही है स्टेट, तो कल्टीवेटर्स को क्या करना चाहिए? रेंटियर्स बनना चाहिए। मतलब कि जो सरप्लस इनकम है ना उनकी, फार्मर्स की, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? प्रोडक्टिवली
इन्वेस्ट करना चाहिए वो अपने इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट फार्मर्स करते नहीं थे ज्यादातर। तो ब्रिटिशर्स ने ऑफिसर्स ने सोचा कि यार ये तो रिकार्डो की ही थ्योरी है, यहाँ पे कुछ जमींदार से, जमींदार क्या बन गए थे, ये रेंटियर्स बन गए थे। क्यों? क्योंकि ये अपनी जमीन को क्या कर रहे थे, लीज कर रहे थे, ठीक है, और खुद रेंटल इनकम पे रह रहे थे, अपनी जमीन को लीज कर दी और वहां से जो रेंट आ रहा है उस पर जी रहे थे। इसलिए ये जरूरी था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करें कि एक नया डिफरेंट सिस्टम लाया जाए, इसलिए ये जरूरी था। ओके, अब इसी रिवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो आपको समझ आ गया कि नीड क्या थी रैयतवाड़ी सिस्टम की। ओके, तब बंगाल सिस्टम में यानी परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि रिवेन्यू क्या था, डायरेक्टली सेटल किया जाता था किससे, रैयत से। मतलब बंगाल में ऐसा नहीं होता था, बंगाल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। रिवेन्यू सिस्टम इस वाले में जो अब रैयतवाड़ी सिस्टम में ला रहे हैं, इसमें डायरेक्टली किसके साथ सेटल किया जाएगा, रैयत के साथ। तो ब्रिटिशर देख रहे हो चालू कितने, जब रैयत के पास पैसा ज्यादा हुआ यानी फार्मर के पास ज्यादा हुआ, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम फार्मर से डील करेंगे डायरेक्ट। ओके, तो एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाज एस्टिमेटेड, अलग अलग टाइप से जितनी सॉइल आती थी उसको एस्टिमेट किया गया, अलग अलग सॉइल से जितना पैसा मिलता था उसको एस्टिमेट किया गया था। और ये देखा गया कि जो रैयत था वो कितना पैसा पे कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है रैयत की, वो असेस की जाती थी, वो जानी जाती थी। और एक प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स्ड एज द शेयर ऑफ द स्टेट, और जितना वो कमाएगा उसका कुछ प्रोपोर्शन क्या होगा, वो स्टेट का शेयर होगा यानी टैक्स होगा। ठीक है, और लैंड को क्या सर्वे किया जाएगा, हर 30 साल में सर्वे किया जाएगा, और रिवेन्यू रेट को बढ़ाया जाएगा हर साल। ठीक है, तो अभी परमानेंट से बिल्कुल अलग था। देयरफॉर द रिवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। तो अब रिवेन्यू डिमांड क्या है, परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर साल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज किया जाएगा हर 30 साल, 30 साल में। अब आता है रिवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट। तो पहला रिवेन्यू सेटलमेंट कब हुआ भाई, बॉम्बे में, डेक्कन में कब हुआ, ये हुआ भाई हमारा 1820s में। ओके, 1820s में द रेवेन्यू दैट वाज डिमांडेड वाज सो हाई, बहुत ज्यादा हाई डिमांड था कि ऐसा हुआ कि कुछ प्लेसेस में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे ना, अपने विलेज को उन्होंने डेजर्ट किया, डेजर्ट मतलब खाली कर दिया अपने विलेज को, और माइग्रेट करके कहाँ पे, नए रीजन्स में चले गए, इतना ज्यादा टैक्स ले रहे थे। अब कुछ एरियाज में पुअर सॉइल थी, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल थी यानी रेनफॉल ढंग से आती नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही पर्टिकुलरली एक्यूट थी। ठीक है, रेंज छोटी थी। व्हेन द रेन्स फेल्ड, जब रेन फेल होती तो क्या होता था, हार्वेस्ट पुअर हो जाता था। तो जो पीजेंट्स होते थे उनको बहुत ही इम्पॉसिबल होता था कि वो अपना रिवेन्यू पे कर पाए। लेकिन जो कलेक्टर्स होते थे ना, चार्ज में रिवेन्यू, मतलब जिनको मिला होता था कि आपने रिवेन्यू कलेक्ट करना है, वो इंटरेस्टेड होते थे, कीन मतलब इंटरेस्टेड थे, किस चीज में इंटरेस्टेड होते थे, डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्लीजिंग देयर सुपीरियर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि रिवेन्यू कलेक्टर्स रख देते थे। अब वो रिवेन्यू कलेक्टर्स ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए क्या करते थे कि वो अपना कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए जबरदस्ती किससे, ब्रिटिशर से पैसा लूटेंगे, ब्रिटिशर कह रहा हूँ, फार्मर से पैसा लूटेंगे, ताकि वो ज्यादा अमाउंट ब्रिटिशर को दे पाए, और ब्रिटिशर साहब उनसे खुश हो जाएंगे और उनको हमेशा एज रेवेन्यू कलेक्टर रखेंगे तो उनका पैसा बनेगा। ठीक है, तो क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे पेमेंट, अटमोस्ट सेवेरिटी, बड़ी बुरी तरीके से पैसा इकट्ठा करते थे। अगर कोई पैसा पे करने से फेल होता था, उसकी क्रॉप क्या कर ली जाती थी, सीज कर ली जाती थी। ठीक है, और उस पर एक फाइन डाला जाता था पूरे विलेज पे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, जब 1830 आया तो प्रॉब्लम बिकेम मोर सीवियर, प्रॉब्लम और ज्यादा बुरी हो, बदतर हो गई। तो एग्रीकल्चर के प्राइस क्या हुए, फिर से गिरने लगे, कब, आफ्टर 1830 से। इंक्रीज होना कब शुरू हुए थे, तो जी ये इंक्रीज होना शुरू हुए थे 1810 में, इंक्रीज होना शुरू हुए थे, 1832 आते आते क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, और एक डेकेड यानी 10 सालों तक रिकवर नहीं हुए, इतने प्राइस गिर गए थे। ठीक है, 10.5 डेकेड यानी 15 साल लगभग। दिस मेड अ फर्दर डिक्लाइन इन पीजेंट्स इनकम, पीजेंट की इनकम क्या होगी, डिक्रीज होने लगी। पहले परमानेंट सेटलमेंट था तो कुछ ऐसा देखे, बाकी हिस्सा फार्मर के पास, बट यहाँ पे क्या हुआ, सारा, अब यहाँ पे फिक्स नहीं था भाई। ठीक है, यहाँ इनकम पे डिपेंड था। तो कंट्री साइड क्या हुआ था, डिवास्टेटेड हो गया था, कैसे, फैमिन आ गई थी उस टाइम। ठीक है, 1832 से 34 में फैमिन आ गई थी, दूसरा रीजन ये आ गया प्रॉब्लम, एक तो ब्रिटिश थे प्रॉब्लम, दूसरा फैमिन आ गया। तो जो 1/3 था ना कैटल, मतलब टोटल कैटल का 1/3 डेक्कन का क्या हो गई थी, डेक्कन एंड साउथ इंडिया का,
मर गई थी, और हाफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाइड, इतनी भयंकर बीमारी आई थी। और जो बचे थे, जो सरवाइव हुए, उनका क्या हुआ? उनके बस ना खाने को कुछ नहीं था। ठीक है। द क्राइसिस, अनपेड बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग वांटेड। अनपेड बैलेंसेस मतलब अब इतना कुछ हो गया तो उनके पास ना क्रॉप्स थी पैसे दे के, पैसे लेने के लिए, बेच के जिससे पैसा कमा सके, तो कैसे वो रिवेन्यू देंगे भाई? तो रिवेन्यू माउंट होता गया, यानी बहुत सारा बढ़ता गया बैलेंसेस, कि इतना बैलेंस उनको देना है, इस तरीके से मतलब बैलेंस बचता गया। हाउ डिड कल्टिवेटर्स लिव थ्रू सच ईयर्स? अब कल्टिवेटर्स यानी फार्मर्स कितने बुरे तरीकों से, मतलब इतने बुरे सालों में कैसे जिंदा रहते हैं? अपना वो रेवेन्यू कैसे देंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं है? अपने कंजप्शन नीड्स, उनको खाने को भी तो चाहिए ना भाई। तो खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा जब क्रॉप्स बचे नहीं है उनके पास? उनको ग्लव्स खरीदने हैं वगैरह, खेत में हल चलाने के लिए, वो कहाँ से आएंगे? और कैटल कहाँ से आएंगी जो उनको दूध वगैरह देगी, या कैटल को खाना लाना, वो कहाँ से आएगा? बच्चों की शादी उनकी कैसे होगी जब इतनी पैमाना आ गई है, ना उनके पास क्रॉप्स बेचने को है, क्रॉप सीज कर ली जाती थी। तो तब एक ही तरीका सा था उनके पास, क्या कि उनको बोरो करना पड़ेगा। तो रिवेन्यू कैसे, कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर, जब तक वो किसी से उधार नहीं लेगा तो कैसे पे करेगा भाई पैसा? पर जैसे ही एक बार अगर लोन ले लिया जाता था ना, तो रैयत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी इसको वापस करना। और जैसे ही डेब्ट माउंटेड हुआ, कर्जा बढ़ता गया, लोन्स, क्या हुआ? लोन्स अनपेड थे, कर्जा बढ़ रहा है, लोन लेके दे ही जाओ, कर्जा बढ़ रहा है, लोन लेके दे ही जाओ, तो लोन वापस कैसे करेगा भाई जब पैसा नहीं आएगा पीसन के पास? तो पीसन की जो डिपेंडेंसी है ना मनी लेंडर्स के ऊपर, वो बढ़ती गई। ठीक है। अब उनको लोन्स चाहिए थे, किस लिए? अपने एवरीडे नीड्स को खरीदने के लिए भी लोन्स चाहिए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। ठीक है। 1840 आते आते ऑफिशियल्स ने क्या क्या एविडेंस मिला इनको? अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पीसेंट इंडेप्टनेस एवरीवेयर, मतलब इतना कर्जा, कहता बहुत बड़े अमाउंट में फार्मर्स को कर्जा लेना पड़ रहा था। तो ब्रिटिशर ने इतनी बुरी हालत कर दी थी हमारे फार्मर्स की, इसलिए हमें ना मॉडर्न टाइम्स में, इंदिरा गांधी के टाइम्स में ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ा था, हमें अमेरिका के आगे हाथ फैलाने पड़ गए थे भाई खाना दे दो। ये सब ब्रिटिशर्स की करतूत है। और आज कोई, आज इंडिया एक्सपोर्ट करता है भाई। रिसेंटली इंडियन एक्सपोर्ट बंद कर दिया राइस का, न्यूज पढ़ा करो। By the mid-1840s, there were signs of economic recovery of sorts. 1840 साल 40 आते आते क्या हुआ? कुछ साइंस देखी गई कि इकोनॉमिक में प्रोग्रेस हो रही है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या देखा, उनको रियलाइज होने लगा कि जो सेटलमेंट्स थे 1820 के, हैड बीन हार्श। अब जाके इनको बात समझ आ रही है 1840 के बाद। ठीक है। तो रिवेन्यू डिमांड क्या थी उनकी? बहुत सारी एक्सोर्बिटेंट थी, मतलब बेफालतू की बहुत ही ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे ब्रिटिशर। सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड था, अब जाके इनको सब समझ आ रहा है। और पीसेंट की इकोनॉमी क्या थी? बड़ी ही कोलैप्स हुई थी, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब कोलैप्स होने ही वाली है, बस इस कगार पे थी बस। तो रिवेन्यू डिमांड को मॉडरेट करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा रेवेन्यू डिमांड को क्या करना पड़ेगा? मॉडरेट करना पड़ेगा, और पीजेंट्स को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो कल्टीवेशन बढ़ाएं। कल्टीवेशन बढ़ाएंगे वो, क्यों वो फोकस करें कि अगर वो कल्टीवेशन बढ़ाएंगे तभी उन पीजेंट्स के पास पैसा आएगा और तभी उनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। बहुत चालू है ब्रिटिशर्स। तो 1845 आते तक प्राइसेस क्या हुए? रिकवर्ड होने लगे धीरे धीरे। कल्टीवेटर्स अपनी एक्रिएज को एक्सटेंड कर रहे थे, नए एरियाज में जा रहे थे, और पेस्चर लैंड यानी जिसपे वो चरवाहे वगैरह करते थे उसको ट्रांसफर कर रहे थे, किसमें? कल्टीवेटेड फील्ड में। पेस्चर लैंड क्या होता है कि जैसे कुछ एरिया होता है ना, वहाँ पे ना मान लो कुछ एरिया होता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मान लो एरिया है, उस पर ज्यादा नहीं, इतनी इतनी घास होती है, इस घासों पे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब वो फार्मर्स क्या करते थे ना, अब इस पेस्चर लैंड को, जिस पे गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ा जाता था, अब इस लैंड को वो कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। वेट, हम
भाई अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देख लेना।